नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। प्यार, भरोसा, विवाद, टकराव, नोक झोंक, रूठना, मनाना, हर शादीशुदा रिश्ते में ये तमाम चीजें होती हैं और हर शादीशुदा रिश्ता इन कसौटियों से होकर गुजरता है। कहा वैसे ये भी जाता है कि वो प्यार ही क्या जिसमें तकरार ना हो, लेकिन बड़ी बात यह है कि एक परिवार की खुशियां पति पत्नी के आपसी विश्वास और समझ पर ही टिकी होती हैं। तो आज बात शादीशुदा जिंदगी में रिश्तों के इसी उतार चढ़ाव की, रिश्तों के रीस्टार्ट की। और ये बात हम इसलिए छेड़ रहे हैं क्योंकि स्टार शटलर साइना नेहवाल और पी कश्यप ने भी अपने रिश्तों में रीस्टार्ट का फैसला किया है। 17 दिन के सेपरेशन ने इस जोड़ी को एक दूसरे की अहमियत का एहसास कराया है। साइना नेहवाल ने इसे लेकर अपने जज्बात बयां किए हैं। तो मुद्दा यह है कि कई बार दूरियां भी दिलों को जोड़ देती हैं, दो रिश्तों को करीब ला देती हैं। अगर रिश्तों में मनमुटाव हो, आपसी समझ हो, भरोसे की कमी हो, तो क्या कुछ दिनों की दूरी कपल्स को एक दूसरे को समझने में मदद करती है? क्या कुछ रुक कर, ठहर कर, अपनी गलतियों से सबक लेकर जिंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है? रिश्तों को एक नया आधार दिया जा सकता है, रीस्टार्ट किया जा सकता है। आज इसी पर बात करेंगे। करीब 2 हफ्ते पहले साइना नेहवाल ने सोशल मीडिया पर पी कश्यप से ब्रेकअप का ऐलान किया था और अब शनिवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट शेयर किया है। और इस पोस्ट में उन्होंने पति पारुपल्ली कश्यप के साथ एक फोटो भी शेयर की है। और इस पोस्ट में साइना नेहवाल लिखती हैं कि कभी कभी दूरियों से इंसान की अहमियत समझ आ जाती है। यहाँ हम फिर से कोशिश कर रहे हैं। साइना नेहवाल की पोस्ट के साथ ही उनके फोटो की भी चर्चा हो रही है जो उन्होंने अपनी पोस्ट के साथ शेयर किया है। इस तस्वीर में साइना नेहवाल और पी कश्यप दोनों पहाड़ों की बैकग्राउंड में नजर आ रहे हैं। जाहिर है कि साइना की इस पोस्ट से साफ है कि हर स्टार कपल के बीच अब सब कुछ ठीक ठाक है इस स्टार कपल के बीच और ये जोड़ी रीस्टार्ट के लिए तैयार है। तो साइना नेहवाल का मानना है कि चंद दिनों की दूरी ने यानी कि सेपरेशन ने इस जोड़ी को एक दूसरे के करीब लाया, एक दूसरे की अहमियत का एहसास कराया है। पिछले महीने साइना और पी कश्यप की जोड़ी तब चर्चा में आई थी जब साइना ने सोशल मीडिया पर पी कश्यप से सेपरेशन की बात कही थी। और इस पोस्ट में साइना ने लिखा था, बहुत सोच विचार के बाद कश्यप और मैंने अलग होने का फैसला किया है। साइना आगे कहती हैं कि जिंदगी कभी कभी हमें अलग अलग दिशाओं में ले जाती है। हम एक दूसरे के लिए शांति, तरक्की और उबरना चुन चुके हैं। मैं उनके साथ सभी यादों के लिए आभारी हूं और आगे के लिए शुभकामनाएं देती हूं। हमारी निजता को समझने और उसका सम्मान करने के लिए धन्यवाद। तो आखिर साइना और कश्यप कैसे मिले, ये भी हम आपको बता देते हैं कि दोनों की मुलाकात कब हुई। दरअसल साइना और कश्यप की शादी 7 साल पहले हुई थी। 14 दिसंबर 2018 को दोनों की लव मैरिज हुई थी। 16 दिसंबर 2018 को हैदराबाद के नोवोटेल होटल में एक रिसेप्शन दिया गया था और दोनों 2007 से रिलेशनशिप में थे। हालांकि वो एक दूसरे को 2005 से जानते थे। अपने करियर के शुरुआती दिनों में दोनों हैदराबाद के पुलेला गोपीचंद एकेडमी में साथ ट्रेनिंग लिया करते थे। एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान ही दोनों की मुलाकात वहां पर हुई थी। साइना नेहवाल और पी कश्यप दोनों ही बैडमिंटन की दुनिया के बड़े नाम हैं, खासकर साइना नेहवाल जिन्होंने बैडमिंटन की दुनिया में कई कीर्तिमान हासिल किए। हरियाणा की रहने वाली साइना नेहवाल ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और साइना ने 2012 में लंदन ओलंपिक में भारत को ब्रोंज मेडल दिलाया था। 2015 की बात करें तो वो विमेन सिंगल्स रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर बन चुकी हैं। साइना बैडमिंटन में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। वो 3 ओलंपिक गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी हैं। 2008 में साइना ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व जूनियर चैंपियनशिप जीत के सुर्खियां बटोरी थी। 2009 की बात करें तो BWF सुपर सीरीज प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी।
सायना ने 2010 और 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था और इसी साल उन्होंने पहली बार ओलंपिक्स में हिस्सा लिया। ओलंपिक क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। सायना को 2009 में अर्जुन अवार्ड और 2010 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर निशा खन्ना, फैमिली काउंसलर हमारे साथ मौजूद है। मीनल पाठक, सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। अर्पिता कोहली, साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ। और बरखत रेहान, मेन राइट एक्टिविस्ट हैं। शुरुआत करते हैं चर्चा की। सबसे पहले डॉक्टर निशा, आप ही के पास आते हुए, आपको याद होगा 2 दिन पहले हम कुछ इसी को लेकर चर्चा कर रहे थे, क्रिकेटर के मुद्दे को लेकर, लेकिन यहाँ पर दूरियां क्या रीस्टार्ट करा सकती है रिलेशनशिप को? क्योंकि कम से कम सायना के मामले में तो हम ये कह सकते हैं। डेफिनेटली कुछ मामलों में ऐसा होता है जब दोनों को एक दूसरे की, जिसे बोलते हैं, वैल्यू ना हो, कद्र ना हो, और उन्हें लगता हो कि वो एक दूसरे के बिना चल सकते हैं या जी सकते हैं, तो कई बार दूरियां जो है वो रिश्ते के पास होने का एहसास कराती है। बट ये चीज हर पर्टिकुलर केस में नहीं होती। ये स्पेसिफिक केस टू केस पर डिपेंड करता है। आपके रिश्ते में किस तरह के आपके संबंध हैं, आप दोनों एक दूसरे से इमोशनली कितना जुड़े हैं। कई बार ऐसा भी होता है 2 लोग एक दूसरे से अलग होते हैं और उन्हें एहसास होता है कि उनकी जिंदगियां अलग तरीके से ज्यादा बेहतर। स्पेशली ऐसा उन केसेस में होता है जब एक रिलेशनशिप इमोशनली, फिजिकली या किसी भी लेवल पर अब्यूज का शिकार हो। तो उससे कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले को ऐसा लगता है कि अगर हम दूर रह रहे हैं तो दूर रहने से मुझे सामने वाले की जरूरत का एहसास हो रहा है। और इस पर्टिकुलर केस में बात करें तो डेफिनेटली इन दोनों को लगा होगा कि हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। और कई बार क्योंकि जब अलगाव के दिन आते हैं या अलगाव के बारे में लोग सोचते हैं, एक इंसान को दूसरे की वैल्यू ज्यादा रियलाइज होती है, पर दूसरा इंसान एक अलग ही जिंदगी जीना शुरू कर देता है और उसी में खुश रहता है और उसे एंजॉय करना शुरू कर देता है। तो इस पर्टिकुलर केस में शायद ये दोनों इमोशनली डिपेंडेंट। और पहले तो मैं बधाई दूंगी दोनों को, उन्होंने साथ रहने का फैसला लिया साथ में, बहुत अच्छी बात है। और अगर चीजें ठीक होती हैं तो यकीनन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी सेट होगा सोसाइटी में। मैं लौटूंगी डॉक्टर निशा, एक बार अर्पिता जी आपके पास आते हुए, इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी है, डॉक्टर निशा की बात से ही मैं साथ में जोड़ दूं कि 2005 से रिलेशनशिप और 2007 से शादी, उसके बाद 2007 से रिलेशनशिप, 5 से जान पहचान, और फिर उसके बाद 2018 में दोनों की शादी हुई। कहीं ना कहीं जब इतना लंबा रिलेशनशिप हो जाता है, जरूरत भी बन जाते हैं आप एक दूसरे की, क्या यहाँ पर वो फैक्टर काम आया है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, इतना लंबा रिश्ता हो जाता है तो एक हमारी जरूरत बन जाती है। वैसे भी ह्यूमंस की एक आदत होती है, हम लोग कनेक्शन के लिए क्रेव करते हैं। तो जब हमारी लाइफ में वो एक प्रेजेंस होती है किसी की हर टाइम, और जब वो हम उनसे दूर जाते हैं तो कभी कभार हमें उनसे दूर जाने के बाद रियलाइज होने लगता है कि उनकी क्या कमी थी हमारी लाइफ में। एक शेयर्ड रूटीन होता है हमारी पार्टनर के साथ, एक कंपेनियनशिप होती है, डेली कॉन्वर्सेशंस होती है। जब हम वो सब मिस करने लगते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि उनकी क्या वैल्यू थी हमारी लाइफ में। बिल्कुल, लेकिन कभी कभी वो जो मिस कम्युनिकेशन कह लीजिए या फिर कन्वर्सेशन दोनों के बीच में नहीं होती, तो वो भी एक कारण बन जाता है। अक्सर कहा जाता है कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया और वो एक बड़ा कारण है सेपरेशन का। मीनल, आप क्या मानती हैं? आई बिलीव ये तो एक बहुत ही अच्छा और प्रोग्रेसिव स्टेप उन्होंने लिया, दैट दे डिसाइडेड कि हम रीयूनाइट हो जाते हैं। इवन आफ्टर ऑन द सोशल मीडिया वो पूरा डिक्लेयर कर चुकी थी दैट दे आर पार्टिंग वेज। बट ये जो लेंथ ऑफ द रिलेशनशिप है, इसको लेकर आई फील अदरवाइज, बिकॉज ऑन द कंट्रारी हम आजकल समाज में ये देख रहे हैं कि इन 40s एंड 50s डाइवोर्स के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं एट द लेडीज हु हैव had a long 15 to 20 years of a lifespan together. They are coming up and filing divorces on the reasons like they have been struggling in the past, but now that their kids have grown up, they feel that they want to move apart. So दोनों ही तरह से काम कर सकते हैं। अगर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छी है एंड यू हैव अ रिलेशनशिप जो लव और ट्रस्ट पे बेस्ड है, तो ऑब्वियसली यू वुड वांट टू कम बैक। बट इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स अगर आपको ऐसा लगता है कि दैट यू बीन इन्वेस्टिंग इन अ रिलेशनशिप जो इन रिलेशनशिप पे काम नहीं कर रहा है, तो
आफ्टर एन एज यू रियलाइज कि आई थिंक मे बी वी शुड पार्ट वेज नाउ दैट बच्चे बड़े हो चुके हैं और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों पे कम आने वाला है. सो इट इज बोथ वेज, इट वर्क्स बोथ वेज. दोनों चीजें ठीक है. बरखा जी, आप क्या देखती हैं इस रिलेशनशिप में? वी आर ट्राइंग अगेन. नवजोत जी, ये लाइन बहुत अच्छी लगी मुझे. तो जब मैंने ये सुनी तो मुझे लगा ये बहुत सकारात्मक है. हमारे देश में सभी लोग जो हैं इन्हीं को फॉलो करते हैं, इनको आइडलाइज करते हैं. तो जो लड़के लड़कियां अभी डाइवोर्स की तरफ सोच रहे हैं, उनके मन में भी आएगा कि लेट्स ट्राई, गिव इट अ वन मोर ट्राई, रिकंसाइल किया जा सकता है. और ये एक बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि सेलिब्रिटीज ऐसी चीजें अनाउंस कर देते हैं डाइवोर्स का, लेकिन रिकंसाइल या भी अगर हम दोबारा इसके बारे में सोचें, इसके बारे में मैंने अक्सर तो नहीं सुना, मैंने तो खैर कभी नहीं सुना. तो ये अच्छी एक पहल है. तोड़ने में तो 1 सेकंड लगता है, जोड़ने में बहुत टाइम लगता है. एक रिश्ते को संजोना बहुत मुश्किल है. और अगर उसके साइना को ऐसा लगा और उन दोनों को ऐसा लगा और वो आज पहाड़ों में घूम रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हो सकता है वो अपनी जिंदगी दोबारा से रिवाइव करे और बहुत ही एक अच्छा रिश्ता बने. एक आपने देखा होगा, अभी एक क्रिकेटर थे, तो उन चहल, उन्होंने क्या लिखा, मैं रातों को सो नहीं पाता था, मेरे सुसाइडल टेंडेंसीज में चला गया, मैं खेल नहीं पाता था. तो कितना अटैचमेंट होता है एक कपल का. डाइवोर्स होने के बाद कनेक्शन टूट नहीं जाता. चाहे कोर्ट में जाकर के हम चाहे जितनी मर्जी एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाएं, कुछ भी लगाएं, लेकिन वो एक रिश्ता होता है. उसमें थोड़ी कड़वाहट जरूर आती है, लेकिन संवाद करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए. बातचीत से हर जो एक प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाती है. लेकिन हम क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं. हम एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं, बात नहीं करते. बिचौलिया जो होता है वो हाथ खड़े कर देता है. तो अक्सर बातचीत जब बंद हो जाती है तो कैसे रिश्ता दोबारा बने. जबकि मैं जब भी काउंसलिंग करती हूँ कपल्स की, मैं हमेशा रिश्ता जोड़ने की बात तो करती हूँ. और अगर बच्चे हैं तो बच्चों का तो डाइवोर्स कभी हो ही नहीं सकता. बच्चों की सोचिए कमियां सब में होती हैं. उन कमियों को नजरअंदाज करके एक बहुत ही प्यारा सा जीवन आपको मिला है, उसे आगे बढ़ाइए. और बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है. विवाह का बंधन बहुत खूबसूरत है. कंपेनियनशिप हमें बाहर भी तो ढूंढनी होती है ना, तो वही, उसमें क्या दिक्कत है. नेगेटिव पॉजिटिव सब में होता है. और कहीं ना कहीं इसी बात को शायद दोनों कपल ने समझा. डॉक्टर निशा, 2005 से दोनों की जान पहचान है, और उसके बाद देखिए पहला ट्वीट और दूसरा ट्वीट, 1 महीना भी नहीं हुआ कि दोनों ने रियलाइज किया कि जरूरत कितनी है दोनों को एक दूसरे की. यहाँ हम जरूरत कहेंगे या फिर हम कहेंगे कि एक तरीके से वो चाह रहे हैं कि ठीक है, लेट्स गिव अनदर चांस, एक और चांस दिया जाए. देखिए, आई एम ट्राइंग का मतलब तो है कि चांस दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं. और जब इतना लंबा रिश्ता है तो को डिपेंडेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसे कहते हैं एक दूसरे की आदत. कई बार हम रिश्ते में प्यार वक्त के साथ कई बार खत्म भी हो जाता है. लोग ग्रोन अपार्ट हो जाते हैं, चाहे सदियों की शादियां हैं. और इसीलिए वो रीजंस हैं कि शादियां इतने सालों के बाद भी आज की डेट में टूट रही हैं, क्योंकि शायद दो लोग अलग अलग दिशा में बढ़ जाते हैं. रही बात जब उन्होंने ट्राइंग की बात कही है, तो मैं फिर वही कहूंगी, मेरी शुभकामनाएं हैं. और मेरी ये रिक्वेस्ट भी होगी कि अगर वो ट्राई कर रहे हैं तो डेफिनेटली किसी भी रिश्ते को जोड़ने में 2 लोगों का योगदान होता है. कोई भी एक इंसान रिश्ता नहीं जोड़ सकता. जैसा कि मैंने कहा, को डिपेंडेंसी है तो को डिपेंडेंसी एक अनहेल्दी पैटर्न होता है. कई बार वक्त रहते आपको एहसास होता है कि हम सिर्फ डिपेंडेंट है एक दूसरे पर, हमें आदत है, अदरवाइज रिश्ते में कुछ नहीं बचा. पर हो सकता है इन दोनों को साथ में अलग रहकर एक दूसरे की जरूरत का एहसास हुआ और लगा हो हम अब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं. और अगर अधूरेपन की फीलिंग दोनों को आ रही है, सिर्फ एक को नहीं, तो डेफिनेटली शादी के बचने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं. रही बात रिश्तों में दोनों को, जैसा कि हमें अगर कोई भी रिश्ता सुलझाना होता है और झगड़ा सुलझाना होता है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना होता है, तो उसमें हमें प्रॉब्लम पर फोकस करना होता है, मैं और तुम पर नहीं. वहां पर एक वर्ड आता है हम. और हम में सामने वाले की गलती हो तो, और आपका दृष्टिकोण सामने वाले के दृष्टिकोण से अगर मैच ना भी करता हो, तो हमें तब भी उसके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक्नॉलेज और एक्सेप्ट करना होता है और उसे रिस्पेक्ट देनी होती है. साथ ही साथ जब भी हम उससे कोई भी बात कम्युनिकेट करते हैं, तो ये कम्युनिकेट करते हैं मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कई बार सिचुएशन कुछ और हो,
सामने वाला चीजों को किसी और तरीके से देख रहा हो और हम अलग तरीके से देख रहे हो, तो वहां हम यही कहेंगे कि हम क्या फील कर रहे हैं इन स्पाइट ऑफ ये कि सिचुएशन ऐसी है। तो अगर अगेन कई बार जैसे कई रिश्तों में स्टोन वॉलिंग भी हो जाता है, एक इंसान बात करना बंद कर देता है, उसको लगता है कि उसने गिव अप कर दिया रिश्ते में, उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो रिश्ते में कुछ करना नहीं चाहता, वो बात नहीं करना चाहता। हो सकता है बहुत बार लोग स्टोन वॉलिंग करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, इसलिए क्योंकि उनको बहुत ज्यादा एंजाइटी देता है सामने वाले से बात करना, वो अपनी नर्व्स को नम करना चाहते हैं। तो सिर्फ उस इंसान को छोड़कर दुनिया में वो सबसे बात करेंगे, टीवी पर टाइम स्पेंड करेंगे, दोस्तों से बात करेंगे, सिर्फ उस इंसान के साथ बात नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही उस इंसान के साथ बात करते हैं उनकी टेंशन एंजाइटी लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो रिश्तों को अगर रिजॉल्व करना है तो ये एक तरीका है, पर ये सबके साथ कामयाब नहीं होता है। कई बार लोगों को मैंने ग्रोन अपार्ट होते हुए देखा है, क्योंकि हमें दिखता है कि अगर ये ग्रोन अपार्ट हुए तो ये अलग ही दिशा में बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। एक बार मीनल आपके पास आते हुए, हम लोग अक्सर कहते हैं, अब डॉक्टर निशा भी ये कह रही है कि और रिलेशनशिप तभी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है जब आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो, और बॉन्डिंग तभी स्ट्रांग होती है जब आप एक दूसरे से चीज़ें शेयर करें। अब इस केस में अगर हम देखें तो दोनों ही बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जब दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों की व्यस्तताएं बहुत ज़्यादा होती है, अपनी अपनी फील्ड्स में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि दोनों को समय नहीं मिलता। क्या ये भी एक बड़ा कारण देखा गया है? तो मुझे ऐसे लगता है द वे यू वर एक्सप्लेनिंग कि दोनों स्टार्टिंग के अपने स्ट्रगलिंग ईयर्स में एक ही एकेडमी में थे, तो मुझे ऐसा लगता है दोनों बहुत सपोर्टिव रहे होंगे एक दूसरे के आगे बढ़ने के लिए, बिकॉज एक ही तरह का स्ट्रगल देखा है दोनों ने। सो बोथ ऑफ देम हैव यू नो लिव्ड अ लाइफ ऑफ एन एथलीट, और एक एथलीट की लाइफ एक नॉर्मल लाइफ से बहुत डिफरेंट होती है। मतलब दे विल गेट अप एट 4 o'clock, उनकी डाइट का रूटीन, उनका स्लीप का शेड्यूल और उनकी ट्रेनिंग आवर्स बहुत स्ट्रेन्यूअस होते हैं। सो इट इज द बेस्ट। आपने देखा होगा ना, डॉक्टर्स जनरली टेंड टू गेट मैरिड टू डॉक्टर्स सो दैट दे अंडरस्टैंड ईच अदर। सो आई एम वेरी श्योर कि वो दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझा होगा, बहुत सपोर्टिव रहे होंगे एक दूसरे के। बट यस, आफ्टर अ व्हाइल जब आप अपने अपने फील्ड्स में आगे की तरफ निकल जाते हैं, तो आपका ट्रैवल पैटर्न्स, आपके गेम, आपकी चैंपियनशिप सब डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में होती है। दैट माइट बी अ रीजन फॉर गोइंग अपार्ट, बट अगेन आई फील इट्स वेरी प्रोग्रेसिव द वे दे वांटेड टू कम बैक to the relationship, and I think one good thing in this case is कि they don't have kids, तो वो you know independently अपने thoughts को process करके वापस आ रहे हैं। It's a great thing, and but yes, I believe कि आपके careers दोनों side में role play कर सकते हैं। तो try to choose a partner who is kind of in your field and understands the limitation of working in the career in which you are। मतलब ठीक है, if you are ये तो एक बात हुई। आपने कहा कि अपनी फील्ड के जो पार्टनर्स होते हैं, हालांकि उसमें भी हमने देखा है बहुत बार इस तरह के केसेस होते हैं। इस पर एक एक जवाब, अर्पिता जी आप इस पे कितना अग्री करती हैं जो मीनल कह रही हैं कि सेम फील्ड में होना कहीं ना कहीं एक सपोर्ट भी बनता है? जी बिल्कुल, जैसा कि मीनल जी ने कहा, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ इस बात से। जब हम सेम फील्ड में होते हैं तो हमें पता होता है एक दूसरे का प्रोफेशन क्या है, उनके प्रोफेशनल गोल्स क्या हैं, क्योंकि हम उनके प्रोफेशन को, हम सेम ही प्रोफेशन में है तो हम उनके प्रोफेशन को अच्छे से समझ पाते हैं। क्या उनके प्रोफेशन की वैल्यूज हैं, क्या उनका प्रोफेशन डिमांड करता है, क्या उनके फ्यूचर गोल्स होंगे। तो इसकी वजह से हम उन्हें इमोशनली और करियर में हम उन्हें अच्छे से सपोर्ट कर पाते हैं। अच्छा बरखा जी, आपके पास लौटती हूँ एक बार। डॉक्टर निशा आपके पास वापस आते हुए, जब हम चहल की बात कर रहे थे, चाहे उनका स्केड्यूल हो क्योंकि वो एक क्रिकेटर हैं, या फिर यहाँ पर हम साइना की बात कर रहे हैं, दोनों ही कपल बैडमिंटन खेलते हैं, खिलाड़ी हैं दोनों। और मीना ने बहुत अच्छी बात की कि दोनों का स्केड्यूल अलग अलग होता है, आपका डाइट पैटर्न अलग होता है, फिर आपके किस तरीके से टूर हैं वो दोनों के अलग अलग होते हैं। यहाँ पर भी क्या ये एक बड़ा कारण बन सकता है सेपरेशन का? देखिए, मैं एक चीज पॉइंट आउट करूंगी, मुझे इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो नहीं पता, बट आप एक देखिए कपल में, इनकी शादी 2007 में, 7 से ये दोनों डेट कर रहे थे, 2018 से शादी हुई, ये दोनों अपने करियर पर फोकस कर रहे थे। इन दोनों के बीच में बच्चा नहीं है आज की डेट में। हो सकता है बच्चा भी एक रीजन हो, क्योंकि बहुत सारे कपल्स में कई बार फाइट का रीजन बनता है। और अपने डेली रूटीन में जब आप करियर पर फोकस करते हो तो आप या तो बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते हो, आपके शेड्यूल्स मैच नहीं करते, तो कपल्स के बीच में फिजिकल इंटीमेसी नहीं हो पाता है। उसमें से हो सकता है एक पार्टनर बच्चा चाहता हो या अपनी परिवार की शुरुआत करना चाहता हो, दूसरा ना करना चाहता हो। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें मैंने देखा है
कि अपनी जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, वो फैमिली शुरू करना चाहते हैं और एक पार्टनर राजी नहीं है, वो करियर पर फोकस करना चाहता है। उसमें से कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल। अब इनके पर्टिकुलर केस में इनके जो डिवोर्स का रीजन, जो जब इन्होंने सेपरेटेड होने का सोचा या सेपरेशन का रास्ता चुना, तो क्या ये भी एक रीजन था कि नहीं था? वो भी मैं इसलिए पॉइंट आउट करूंगी कि मुझे एज ए प्रोफेशनल लगता है वो भी बहुत सारी शादियों में एक रीजन होता है अवेलेबल ना होने का, फिजिकल इंटीमेसी। सेकंड, इमोशनल अनअवेलेबिलिटी। एक पार्टनर अगर दूसरे के लिए इमोशनली अनअवेलेबल है तो ऐसे में भी सेपरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि अगर हमने बोला इतने सालों से साथ है, साथ होने का मतलब ये नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे से दिल की बात करते हैं। हो सकता है हम कितना, कई बार दोनों सेम प्रोफेशन में हो तो प्रोफेशनल जेलसी भी होती है करियर में एक पार्टनर की ग्रोथ से। इस पर्टिकुलर केस में दोनों ही बैडमिंटन प्लेयर है, पर अगर एक जो है टेनिस प्लेयर है, तो दोनों की अगर एक भी प्लेयर जो है वो आगे जाकर सक्सेसफुल ज्यादा हो जाता है तो दूसरे में प्रोफेशनल जेलसी आ सकती है। अब मुझे फिर नहीं पता इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, मैं सारे स्पेकुलेशन और हाइपोथेसिस बता रही हूँ। एज ए प्रोफेशनल होते, मैरिज काउंसलर होते, कि मोस्टली कपल्स में ऐसी चीजें होती हैं। और अगेन, टाइम ना दे पाना अपने आप में, वर्क लाइफ बैलेंस हमेशा प्रोफेशनल्स का और जो सेलिब्रिटी लेवल पर लोग हैं उनके लिए हमेशा बहुत मुश्किल होता है। दूरियों से होता है रिश्तों का रीस्टार्ट, इसी को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं। साइना नेहवाल और पी कश्यप की चर्चा यहां पर हो रही है क्योंकि 16 दिन पहले साइना नेहवाल ने एक ट्वीट किया था, वो मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा था कि जिंदगी कभी कभी हमें अलग अलग दिशाओं में ले जाती है। बहुत सोच विचार के बाद मैंने पी कश्यप और मैंने अलग होने का फैसला लिया है। हम अपने और एक दूसरे के लिए पीस, ग्रोथ और हीलिंग का चुनाव कर रहे हैं। मैं यादों के लिए आभारी हूं और आगे के लिए शुभकामनाएं देती हूं। हमारी प्राइवेसी को समझने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये ट्वीट उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ आज की बात जब उन्होंने कहा है कि हम एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं रिश्ते को बचाने की, और इसी को लेकर चर्चा आज हो रही है। बरखा जी, ब्रेक पर जाने से पहले एक आपका व्यू रह गया था, वो भी रख दीजिए। क्या, क्योंकि हम जब कहते हैं कि साथ रहना जरूरी है, संवाद बहुत जरूरी है, इमोशनल रिलेशनशिप बहुत ज्यादा होना चाहिए दोनों के बीच में, संवाद लगातार होता रहेगा, लेकिन यहां पर जब दोनों अलग हुए तब कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को रियलाइज किया कि वो दोनों एक दूसरे के लिए कितने जरूरी है, और केवल 16 दिन में। बिल्कुल, हर रिश्ते में यही बात है, लेकिन जो समझना चाहे वही तो समझेगा ना। अब आप क्रिकेटर्स के हम नाम ले रहे थे, तो उसमें कितने सारे हैं, मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या, शिखर धवन और बहुत सारे हैं जिनके बच्चे उनके साथ नहीं है, पत्नी भी साथ नहीं है, क्योंकि संवाद बंद कर दिया था। अब संवाद नहीं किया और सोचा कि सिर्फ एलिगेशन के ऊपर, तो कोर्ट में तो फिर आपको तारीख पे तारीख ही मिलती है। तो आप अपने बच्चों से भी दूर हो गए, पत्नी से भी दूर हो गए, एक फैमिली थी वो टूट गई। यहाँ पर इन्होंने एक दोबारा से रिकंसाइल करने की सोची। इन्होंने सोचा कि रिश्ते में बहुत ताकत है, इतने सालों हमने साथ रहा है, तो क्यों ना इसके बारे में सोचा जाए। और ये हर एक कपल को सोचना चाहिए, क्योंकि तोड़ना बहुत आसान है, जोड़ना मुश्किल है। और आप ये क्या गारंटी लेते हैं कि सेकंड मैरिज होगी तो उसमें सब कुछ आपके हिसाब से ही होगा? चाहे आप लड़की की बात ले लीजिए, चाहे लड़के की बात ले लीजिए, दोनों को ये जरूर सोचना चाहिए। एवरीथिंग इज नॉट 100% राइट। यू कैन नॉट बी मिस राइट और मिस्टर राइट। यू हैव टू थिंक हाउ वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। इसके ऊपर सोचना चाहिए, तभी रिश्ते पनप सकते हैं, तभी हम एक अच्छा समाज, एक ऐसा समाज जहां पे प्यार, भरोसा, जो एक शादी की बहुत बड़ी नींव है, सबसे ज्यादा जरूरी है प्यार और भरोसा एक दूसरे के साथ होना। लाइफ स्पेंड तो आपने करनी, कंपेनियन के बगैर आप नहीं रह सकते। और पुरुष और महिला एक दूसरे के पूरक है, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है। तो अगर किसी को भी सॉरी कहनी हो तो कह सकता है, कोई किसी को कोई ईगो नहीं आनी चाहिए बीच में, क्योंकि जब आप छोटी छोटी बातों को तूल दे देते हैं, लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ जाते हैं। उसको बेड पे जाने से पहले बाहर रूम में सॉल्व करिए उस प्रॉब्लम को, और जब आप बेडरूम में जाएं तब उन झगड़ों, लड़ाइयों को खत्म करके जाएं। तभी तो आजकल इंटीमेसी नहीं हो पा रही है, और फिजिकल इंटीमेसी भी बहुत जरूरी होती है। जब आप लड़ाई क्लेश ही पूरे टाइम करते रहेंगे तो फिजिकल इंटीमेसी नहीं होगी। फिजिकल इंटीमेसी भी एक कारण होता है डाइवोर्स का, बहुत बड़ा कारण है। लोग इसको
बिल्कुल लौटते हैं। एक बार डॉक्टर निशा आपके पास आते हुए, क्योंकि एक बहुत बड़ा आपका काफी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस रहा है, हालांकि दोनों सेलिब्रिटीज हैं और दोनों ने जो आज एक कदम उठाया है वो यकीनन एक हम कह सकते हैं एक मिसाल है, अगर दोनों का रिलेशनशिप आगे जाके बहुत अच्छा रहता है। लेकिन आम तौर पर कितना देखा गया, जब अब यहाँ पर बरखा जी काउंसलिंग की बात कर रही थी, यहाँ तो इन्होंने खुद से सोचा कि नहीं हम लेट्स गिव अ चांस, एक खुद को चांस दे के देखते हैं कि शायद हम दोनों वापस आ जाएं। लेकिन इस तरह के कितने रिलेशनशिप आपने अपने करियर में देखे हैं जहां पर वापस से संवाद शुरू हुआ हो और वो रिश्ता आज की तारीख में बहुत अच्छा हो? कि बहुत कम चांसेस होते हैं। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ डिवोर्स हो जाता है, डिवोर्स के बाद भी दोनों साझेदार में रहना शुरू कर देते हैं। 1 साल बाद 2 साल बाद उनको एहसास होता है कि हम एक दूसरे के, चाहे वो 20 साल की शादी हो चाहे 30 साल की शादी हो। और ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ मैं आपको भी कह रही हूँ कि चांसेस बहुत कम होते हैं अगर ये रीट्राई करना चाह रहे हैं। बट हाँ, बहुत सारे केसेस में वैल्यू रियलाइज होती है जब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल साथ रह रहे होते हैं। ऐसे पर्टिकुलर केसेस में जब आप एक दूसरे के साथ बिल्कुल अलग नहीं रहते हैं, एक दूसरे की बिल्कुल आदत होती है, तो ऐसे केसेस में हालांकि मुझे लगता है बहुत डीपर डाउन इश्यूज होंगे, नहीं तो इतने साल के रिलेशनशिप को जब आप सोशल मीडिया पर डाल रहे हो तो आपके मन में बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रही होगी और आप कन्फ्रंट करके अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को उमेड़ रहे होंगे। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि रिलेशनशिप अनपैची नहीं रहा होगा, रिलेशनशिप में इश्यूज होंगे और इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है वो किसी थर्ड पार्टी की हेल्प से भी इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर, सेलिब्रिटीज जिनको मैं जानती हूँ, वो पब्लिकली ये शो भी नहीं करना चाहते कि वो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेते हैं। जो सामने आते हैं वो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, बट जो मेरा मानना है, और मैं यहाँ पर एक और चीज ऐड करूंगी जो बरखा जी कह रही थी, रिश्ते में संवाद जरूरी है, रिस्पेक्ट जरूरी है, रिस्पेक्ट भी बहुत जरूरी है। सिर्फ प्यार और विश्वास से रिश्ते नहीं चलते। जब रिश्तों में रिस्पेक्ट भी खत्म हो जाती है तो भी दो लोग अलग अलग रास्ता ढूंढते हैं। रिस्पेक्ट आपकी लैंग्वेज के थ्रू भी होती है, आपके डिसीजन मेकिंग में भी होती है कि आप सामने वाले को शामिल करते हो, आप जिंदगी में कोई भी डिसीजन लेते हो। रिस्पेक्ट का मतलब आपके भाषा का प्रयोग भी है। रिस्पेक्ट का मतलब सामने वाले के वजूद को एक्सेप्ट करना भी है। ये नहीं कि सामने वाला कोई हाउसवाइफ है या वर्किंग वुमेन है और वो सक्सेसफुल कम है और कम कमा रहा है, उसे एक्सेप्ट ना करे। तो रिस्पेक्ट के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं और बहुत सारे रिश्ते कई बार रिस्पेक्ट की वजह से भी गुजरते हैं। जब हम बात करते हैं कि केसेस कोर्ट्स में चलते हैं तो वो ईगो बैटल्स बाद में बनती है, कहीं ना कहीं डीप डाउन वो इमोशनल वुंड्स होते हैं जो कभी एड्रेस नहीं होते, या कई बार उन्हें एड्रेस नहीं किया जाता बार बार बोलने पर भी, तो बाद में उन रिश्तों को रिसेंटमेंट का रूप दे देते हैं, जिसमें डीपर डाउन हर्ट भी होती है और सैडनेस और एंगर, दो इमोशंस फीलिंग्स मिलकर वो रिवेंज का एक फॉर्म बनाती हैं, जिसमें जब हम कोर्ट केसेस में जाते हैं तो सामने वाला बदले की भावना से सामने वाले पर केस करता है। तो म्यूचुअल कंसेंट से चीजों को सॉल्व करना बहुत अच्छी बात है। और अगेन मैं बेस्ट विशेस देना चाहूंगी अगर ये ट्राई कर रहे हैं। अगेन अगर वो चाहे तो कोई निशा जी रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पर देखिए सोशल मीडिया का जमाना। एक बार मीनल आपके पास आते हुए, हाँ बरखा जी अपनी बात रख दीजिए पहले, फिर मैं मीनल से मेरे को नवजोत जी यहाँ पे ये कहना है कि हमने बड़े बूढ़ों के साथ कोई चीज डिस्कस करनी बंद कर दी है। इवन बिचौलिया भी आउट हो जाता है, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, किसी से भी हम डिस्कस नहीं करते। हम एकदम उत्तेजित हो जाते हैं और रिवेंजफुल हो जाते हैं और फिर हम डाइवोर्स की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन वो जो मैं कह रही हूँ कि रिकंसाइल या आपसी समझ से बैठ करके बातचीत, वो पहले होनी चाहिए। अगर आप पुलिस स्टेशन या कोर्ट चले गए, वो रिश्ता नहीं बनता। मैंने लाखों केसेस देखे हैं और मैंने बहुत सारे वो भी देखे जहां काउंसलिंग की मदद से वो फैमिली यूनाइट हुई। तो हमें फैमिलीज को यूनाइट करने पे काम करना चाहिए। डाइवोर्स रेट बद से बदतर होता जा रहा है, फैमिलीज टूट रही हैं, उन्हें बचाना होगा और वो सिर्फ संवाद से ही बच सकती हैं। इसलिए बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं जहां पर लोगों की काउंसलिंग की जाती है और फैमिली कोर्ट्स में भी काउंसलिंग की जाती है। आप जरूर काउंसलिंग पहले करें, तोड़ फोड़ बाद में करेंगे, पुलिस को बाद में बुला लेंगे और कोर्ट बाद में जाएंगे। पहले घर बैठिए, आपके पास आपकी समस्याओं का समाधान इसी टेबल पे है। डाइनिंग टेबल पे आपकी समस्या का समाधान वही होना चाहिए। बेडरूम में समस्या नहीं लेके जानी, वहां लड़ाई। मैं लौटती हूँ आपके पास बरखा जी। अब मैं यहाँ पर सोशल मीडिया को बीच में लाना चाहूंगी। जाहिर सी बात है कि सेलिब्रिटीज हैं,
जो कुछ भी रिलेशनशिप में होता है, जो भी हम करते हैं मीनल, वो सारी चीज़ें हम सोशल मीडिया पर ज़रूर पोस्ट करते हैं। यहाँ पर इस कपल ने बहुत अच्छी समझदारी दिखाई है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद इन्होंने वापस एक पोस्ट किया कि हम लोग रीथिंक करना चाह रहे हैं, रिश्ते का एक रीस्टार्ट हम कोशिश करना चाह रहे हैं। अच्छी बात है। सोशल मीडिया का कितना बड़ा रोल है यहाँ पर, क्योंकि छोटी छोटी बातें जो हमारा रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, अच्छा है बुरा है, वो सब हम सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। I think it's little personal because बहुत सारे लोग decide करते हैं not to say anything on the social media. But on the other hand, यहाँ पर दोनों ही चीजें हुई हैं। एक तो सोशल मीडिया पे बताया भी गया है that we are parting ways. वो जनरली लोग इसलिए करते हैं because after a while वो इधर उधर किसी और के साथ दिखें और लोग इससे पहले गॉसिप या कुछ और क्रिएट करें। So then couple who are already in limelight, जिनको ऑलरेडी लोग जानते हैं, तो दे फील कि वो खुद ही सोशल मीडिया पे ये बात डिक्लेयर करते हैं इससे पहले कुछ न्यूज और रूमर्स फैले। सो इट इज आइडियली अ डिसीजन व्हिच इज टेकन इन द राइट डायरेक्शन व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट, एंड ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप ऑब्वियसली होगा। एंड आई आल्सो वांट टू थिंक इन दिस डायरेक्शन कि यहाँ पर फैमिली का भी बहुत सपोर्ट रहा होगा इन गोइंग बैक टू द डिसीजन, बिकॉज अकेले ऐसा डिसीजन पहले ले लेना और फिर उस डिसीजन में फॉल आउट करके फिर दोबारा डिसीजन लेना इज अ डिफिकल्ट थिंग। एंड एज फार एज आई नो, एंड आई नो द हाउस द काइंड ऑफ अ फैमिली बैकग्राउंड सानिया इज फ्रॉम, शी इज फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव हरियाणा फैमिली। आई बिलीव कि उसको अपने घर से बहुत सपोर्ट मिली होगी टू रिकंसाइल एंड गो बैक टू द मैरिज एंड अ रिलेशनशिप एंड मेक इट वर्क। सी द आइडिया इज टू पीपल आर ऑलवेज डिफरेंट, एंड आप किसी और से भी रिलेशनशिप बनाएंगे तो इस बात का कोई पुख्ता वो नहीं है कि इट विल वर्क आउट विद देम एंड दे विल नॉट हैव द सेम नेगेटिव्स, दे माइट हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ नेगेटिव्स। तो रिलेशनशिप तो चलाना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है उस रिलेशनशिप पे। और जॉइंट फैमिलीज में जहाँ पर आपके बड़े बूढ़े आपके साथ रहते हैं तो वो चीज बहुत ईजी हो जाती है, बिकॉज यू सी इट इन देयर लाइफ, आप उनकी लाइफ से भी बहुत कुछ सीखते हैं। एंड हम लोगों ने देखा है कि बच्चे थोड़ा सॉफ्ट रहते हैं अंडर अंडर अ बिग ट्री, मतलब वो जब बड़े बड़े आपके साथ रहते हैं तो आपका रिलेशनशिप बहुत सॉफ्ट और अच्छा निकलता है, बिकॉज दे आर देयर टू टेक केयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। वो अपने बेटे को या अपनी बेटी को बार बार समझा सकते हैं, वो सारी चीजें करते हैं, विच इज अ ग्रेट फैक्टर। सो आई बिलीव यहाँ पर भी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा होगा टू ब्रिंग देम बैक। एंड सोशल मीडिया ऑब्वियसली इसलिए यूज होता है बिकॉज दे आर ऑलरेडी people who everybody know, तो फिर उनको ऐसा लगता है कि वो किसी और के साथ कुछ करते हुए दिखेंगे या कहीं पर मिलेंगे तो people will create lot of gossip। तो it's not good light कि वो खुद ही डिक्लेयर कर देते हैं that we are no more together, so we are parting ways। लेकिन ये तो मैं इसमें एक आम लोगों का भी जिक्र करना चाहूंगी। अर्पिता जी, आपकी क्या राय है, सोशल मीडिया कितना बड़ा रोल आजकल प्ले कर रहा है रिश्तों में? अर्पिता जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी 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 जी, आप ही से सवाल है, सोशल मीडिया कितना बड़ा रोल प्ले करता है रिलेशनशिप में? जी, सोशल मीडिया का रोल एक रिलेशनशिप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सोशल मीडिया पे पोस्ट के ज़रिए, रील्स के ज़रिए हम लोग देखते हैं, बाकी कपल्स के रिलेशनशिप के बारे में हम जानते हैं। तो इससे हमें यही लगता है कि बाकी लोग अपने रिलेशनशिप में इतना अच्छा करें, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम सिर्फ वही पोस्ट, हम अपने रिलेशनशिप की अच्छी चीज़ें ही पोस्ट करते हैं, फिर वहां से कंपैरिजन स्टार्ट होता है। हमें लगता है दूसरों का रिलेशनशिप बहुत ही हैप्पी है और उसकी वजह से फिर हमारे रिलेशनशिप में एक दूसरे के लिए हमारे मन में रिजेंटमेंट आने लगते हैं, वहां से फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं। बिल्कुल। बरखा जी, आपका क्या टेक है इस पर, सोशल मीडिया और रिलेशनशिप? रिलेशनशिप और सोशल मीडिया बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। सोशल मीडिया पे हमारे को होड़ लगी हुई है रील बनाने की, उसमें हम बहुत अच्छी और बहुत अश्लील कंटेंट भी बना देते हैं, तो उससे कोई लेना देना नहीं। जो आपसी रिश्तों के बारे में हम लगातार अपडेट देते रहते हैं सोशल मीडिया पर, हमारा रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो अपडेट दिया, बुरा चल रहा है तो अपडेट दिया। नवजोत जी, रियल लाइफ में कंसंट्रेट करें, रियल लाइफ नहीं। सोशल मीडिया पे आप पोस्ट करें ना करें, अपने आपसी रिश्ते आपके स्ट्रांग होने चाहिए, प्यार होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे के लिए, बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें जरूरी है।
आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करें ना करें, लेकिन हाँ, हमारे सेलिब्रिटीज जो है वो अक्सर ऐसी चीजें लिख देते हैं जिससे कि भ्रम ना फैले, क्योंकि उन्होंने दूसरे के डेट करना है और दूसरे के साथ भी फोटो डालनी, उनका बहुत जल्दी एक चेंज हो जाता है। तो इसलिए उनकी तरफ से ये सब बहुत जरूरी है। लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश दिया है इस सेलिब्रिटी ने, जो मैं बताना चाहती हूँ कि इस सेलिब्रिटी ने एक संदेश दिया है कि पब्लिक फिगर है हम, और हम रिश्ते जोड़ने की पहल कर रहे हैं। तो इससे लाखों लोग जो है वो प्रेरणा लेंगे, एनकरेज होंगे अपना रिश्ता जोड़ने के लिए। मुझे इसमें बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है, और मैं शुरुआत से इस बात को कह रही हूं कि ऐसे और सेलिब्रिटीज को जो डाइवोर्स के बारे में लिखते हैं, वो दोबारा से रीयूनाइट होने के बारे में भी सोच सकते हैं और इस बारे में भी लिख सकते हैं, जिससे कि आम जो जनमानस है इस देश का, जब वो उन्हें देखता है, आइडलाइज करता है, तो उसी तरीके से वो उन्हें कॉपी करते हैं और फिर वो भी अपने रिश्ते को एक और रीस्टार्ट दे सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ। बिल्कुल रहिए हमारे साथ। डॉक्टर निशा, जब हम तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की बात करते हैं तो यहाँ पर तीसरा पक्ष इसलिए भी जरूरी हो जाता है ताकि इनका पैचअप भी कराया जा सके। वो कितना इंपॉर्टेंट है और किस स्टेज पे आप जरूरी मानती हैं उसको? देखिए, मुझे लगता है प्री मैरिटल काउंसलिंग भी जरूरी है। और एक और आपकी जो सोशल मीडिया और रिलेशनशिप के इम्पैक्ट की बात करती हूँ, जब इमोशंस को शेयर करने की बात सानिया ने की है, तो आप समझिए बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो सोशल मीडिया पर जाके अपने दिल की बात रखते हैं। जब वो टूटे हुए होते हैं, अपनी खुशियों की बात रखते हैं। इसके दो रीजंस हो सकते हैं, जो मैं मानती हूँ दो रीजन होते हैं। एक, हमारे पास कोई सपोर्ट सिस्टम के नाम पर भी नहीं है, या हम इतना ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो चुके हैं कि हम वो अपनी चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपनी इमोशंस फीलिंग्स को मैनेज नहीं कर पा रहे। तो हम सोशल मीडिया के बहुत सारे लोग हैं जो अपने सैडनेस का, अपनी हैप्पीनेस का, अपनी हर चीज का स्टेटस सोशल मीडिया पर लगाते हैं। मतलब मैंने तो इतना तक देखा, लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, हॉस्पिटल में एडमिट हुए अपनी ड्रिप का फोटो भी सोशल मीडिया पे डला देते हैं। तो आप अपनी इमोशंस की बात करने की बात है, ये एक्सप्रेशंस का वे है। कुछ लोग अगर सैड स्टेटस डालते हैं जब वो सैड होते हैं, हैप्पी स्टेटस डालते हैं जब वो हैप्पी होते हैं, और कई बार स्टेटस पसंद है इसलिए भी डालते हैं। और बहुत सारे लोगों का कॉल्स आ जाता है, आपने आज स्टेटस डाला, क्या सब कुछ ठीक है, क्या कुछ सैड तो नहीं है? तो कई बार क्या होता है, आप अपने मूड के, बहुत सारे लोग अपने मूड के हिसाब से भी स्टेटस डालते हैं, या जो लाइफ में चल रहा होता है उसके हिसाब से भी, या रेंडमली भी अगर आपको कुछ पसंद आ जाता है तो आप उसको भी स्टेटस में डाल देते हैं। तो ये आजकल एक ट्रेंड है। और सोशल मीडिया में जरूरी नहीं जो हैप्पी हैप्पी दिख रहा हो वो एक्चुअल में लाइफ हैप्पी हो। ये भी एक बहुत बड़ा एक वहम है जो लगता है। जैसे 100,000 फॉलोअर्स है आपके, लाखों फॉलोअर्स है, तो आपके पास बहुत सारा काम है, बहुत सारा पैसा है। ये कोई एक क्राइटेरिया नहीं है कि सामने वाले पास काम और पैसा है तो उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, और नहीं है तो नहीं है। सेकंड, यहाँ पर जब आपने बात की रिश्तों की, मैं फिर वही कहूंगी कि अगर किसी भी इंसान को पर्टिकुलर तरीके से कोई भी रिश्ता बनाना है तो उसमें दोनों के एफर्ट शामिल होते हैं। और थर्ड पार्टी का रोल इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, प्री मैरिटल काउंसलिंग जरूरी है। अगर आपके रिश्ते की शुरुआत में ही प्रॉब्लम आई है तो बेटर है उसी वक्त थेरेपिस्ट के पास, मैरिज काउंसलर, फैमिली काउंसलर के पास जाइए। क्योंकि जो बरखा जी ने कहा, मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। जब आप परिवार में बैठते हैं तो परिवार के अपने प्रेशर्स होते हैं, बट जब आप एक न्यूट्रल पार्टी के पास जाते हैं, उनका आपकी बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं होता, और वो साइंटिफिक तरीके से आपको थेरेपी के दौरान समझाते हैं रिश्तों को रिजॉल्व कैसे किया जाए। मैं आज की डेट में बड़ों की हुई काउंसलिंग को आउटडेटेड मानती हूँ, क्योंकि हमारे बड़ों को मेंटल हेल्थ का कोई ज्ञान नहीं था, हमारे बड़ों को बाउंड्रीज का कोई ज्ञान नहीं था, हमारे स्पेशली इंडिया में आई नाम का कंसेप्ट ही नहीं था। हमें सिखाया गया वी, हमें सिखाया गया सेल्फ सेक्रीफाइस, हमें सिखाई गई है टॉक्सिसिटी, हमें सिखाई गई है इन्वेंचमेंट, जो कि जितने भी वर्ड्स का मैं प्रयोग कर रही हूँ, इन्वेंचमेंट हर एक बात को दूसरे से शेयर करना, जो कि एक टॉक्सिसिटी का साइन है। और ये कोई बीमारी नहीं है, अनहेल्दी पैटर्न है। बाउंड्रीज, रिश्तों में ना बोलना, दूसरे को किसी चीज के लिए थोपना नहीं। अगर कोई इंसान अलग टॉवल यूज करना चाहता है, अलग कमरे में सोना चाहता है और आपके पास वो फैसिलिटी है, तो उसके लिए मजबूर नहीं करना। चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो, चाहे वो पार्टनर हो, अगर वो अपने दिल की बात का या वो आपसे किसी बात पर असहमत है तो उसको भी फोर्स नहीं करना मेंटली कि वो आपके नजरिए को माने। ये बाउंड्रीज हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं समझते, और शायद ये उनके लिए एक नया कंसेप्ट है। चाहे वो मेरे परिवार वाले हो या
जितने भी कपल्स मेरे पास आते हैं उनको ये कंसेप्ट पता ही नहीं होते हैं जी को डिपेंडेंसी जिस ठीक है, एक बार इस पर बरखा जी की राय भी ले लेते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, आजकल के पेरेंट्स भी बहुत कूल है और बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, सारी बातों को समझते हैं। इंटरफेरेंस पता चल गया उन्हें कि अब इंटरफेरेंस नहीं चलेगा, तो ऐसा नहीं। और मैंने कहीं पे भी अपनी बात में ये नहीं रखा, मैं तो खुद कहती हूँ काउंसलिंग के लिए जाओ, मैं खुद काउंसिल करती हूँ, मैं खुद भेजती हूँ फैमिली काउंसलर्स के पास। लेकिन आप छोटी सी बात का जब आप बहुत बड़ा तूल दे देते हैं, राई की पहाड़ बना देते हैं, वो गलत है। आप बड़े से अपने पेरेंट्स से बात करिए, लड़की भी बात कर सकती है, लड़का भी बात कर सकता है, और पेरेंट्स आपको सही राह दिखाते हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि वो इतने आउटडेटेड है, बहुत कूल पेरेंट्स है। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स से बात करी हुई है, और पेरेंट्स तो खुद चाहते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना आए कपल्स में। जो बहू है या बेटा है वो बहुत अच्छी लाइफस्टाइल, वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उन कभी इंटरफेयर नहीं कर रहे। अभी टाइम्स हैव चेंज्ड, वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी। इंटरफेरेंस जरूरी भी है और इंटरफेरेंस जरूरी भी नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि दूरियां होती हैं तो फिर रिश्तों का रिस्टार्ट भी हो सकता है। और बी कश्यप और साइना ने दोनों ने एटलीस्ट ये दिखा ही दिया है। आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप रहिए हमारे साथ।